नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमसी विद्यावर्ष। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसएमसी विद्यावर्ष मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बेस्ट वीडियो मटेरियल, बेस्ट नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, टॉपर नोट्स, ये सभी चीजें अवेलेबल करवा रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा इसके लिए हमने एक बैच लॉन्च कर रखा है जिसका नाम क्या है बेटा? हमारा जो बैच है जो इसके लिए है उसका नाम है अभ्युदय बैच। बेटा कौन सा बैच है? अभ्युदय बैच। जितने बच्चों को ये नहीं पता क्या है अभ्युदय बैच, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज आप वहां विजिट करके समझ सकते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को करने वाले हैं, कैसे हम मिशन बुनियाद के तहत बेसिक्स को करने वाले हैं, कैसे हम मिशन अभ्यास के तहत जो प्रैक्टिस है, जैसे ही हमारा बेसिक क्लियर होगा तो उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो मिशन बुनियाद के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, आपका अपना रोहित सिंह। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। तो बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कक्षा 10वीं से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? कक्षा 10वीं के। और कक्षा 10वीं के उस चैप्टर से संबंधित है जो अधिकांश बच्चों को परेशान करता है। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे यौगिक कैसा लिखा जाएगा? कार्बन और उसके यौगिक। बेटा यहाँ थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है। तो आज हम इसमें क्या समझने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 में हम इसके समझेंगे बेसिक को। क्या समझेंगे बेटा? बेसिक्स को। हम बिल्कुल बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड समझ लेंगे, जिससे होगा क्या? समझना बात को। जिससे होगा क्या? यदि बेसिक बहुत बेहतर हो जाएगी, बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगी, तो फिर हम पूरे चैप्टर को बहुत डीपली स्टडी कर सकते हैं। यदि आप लोग मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं तो आप लोगों को एक बात तो पता ही होगा कि बोर्ड ने इस बार एक घोषणा कर रखी है कि वो क्या करने वाला है बेटा? इस बार 10 से 20% तक पेपर का जो लेवल है वो कठिन आने वाला है। तो बेटा जो जितने भी बच्चे थे जो रटने के बिहाफ पे अपनी एजुकेशन को मानते थे कि भाई हम रट के टॉपर बन जाएंगे, हम रट के परसेंट बना लेंगे, बेटा उनके दिन गए। यदि आपको टॉपिक या कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज नहीं है तो अब आपके नंबर बहुत कम आएंगे, भी तो बहुत कम आएंगे, जो किसी भी काम योग्य नहीं होंगे। वैसे भी मैं हर बार यही बोलता आया हूं, एसएमसी विद्यावर्ष की तरफ से हर बार यही कहा जाता है, किसी भी प्रकार के अदर क्वालिटी अदर एजुकेशन जो मटेरियल है उस पे फोकस करने से बेटर है कि आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लें, तो चीजें अपने आप बेटा क्या हो जाएंगी? आसान। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है अध्याय नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित। किससे संबंधित है? कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित, जिसमें बेटा हम पढ़ेंगे कार्बन का अनोखा स्वभाव। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? कार्बन का अनोखा स्वभाव। अब बेटा कार्बन का अनोखा स्वभाव क्या है, ये सब चीजें हम जानेंगे वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स का जो मतलब पृथ्वी पे जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसमें कार्बन की बहुत बड़ी भूमिका है। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जैविक और अजैविक पदार्थ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसमें से अधिकांश चीजें क्या है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है बेटा, हमारे भोजन से लेके बेसिक बेसिक जो नीड है वो सभी कैसी क्या है? कार्बनिक यौगिक। बेटा लेक्चर नंबर 1 है जो मैंने पहले भी बताया, और आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। आज हम इसका बेसिक करेंगे और अगले जो लेक्चर है उसमें इसे थोड़े एडवांस लेवल से समझेंगे, जिससे एनालिटिकली क्वेश्चंस जो है वो इजीली बन पाए। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, यहां देखते हैं कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने क्या वाले हैं। बेटा कार्बन इतना खास क्यों है? किसका खास है कार्बन? कार्बन इतना खास क्यों है? समझना बात को। क्या खास है कार्बन? यदि हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि भाई कार्बन इतना खास क्यों, मतलब
अभी मैंने बताया कि जितनी भी जैविक और अजैविक पदार्थ हैं, उनमें से अधिकांश पदार्थ जो बेटा है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक। क्या है वो, कार्बनिक यौगिक। तो बताइए कार्बन खास हुआ कि नहीं हुआ, क्यों है, ये सभी पॉइंट अभी हम क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर में। सो प्लीज लास्ट तक बने रहना वीडियो में, ऐसा ना हो आप यहीं से लौट जाओ और बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन जो स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छे मेथड से जो मैं यूज करने वाला हूँ इस चैप्टर को समझाने के लिए, वो उनसे आप वंचित रह जाएं और उसका परिणाम ये हो कि आपको परीक्षा में इस चैप्टर के प्रश्न देख के सर खुजलाना पड़े कि भाई ये क्या है, ये तो मैंने किसी भी गाइड में पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। दूसरा है कार्बनिक यौगिकों की दुनिया। बेटा कार्बनिक यौगिकों की एक अलग ही दुनिया है, उस दुनिया में हम आपको घुमाने ले जाएंगे। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की दुनिया, कार्बन के रासायनिक गुण और उपयोग। इस चैप्टर को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। कार्बन इतना खास क्यों है, कितना खास क्यों है, इतना खास। ठीक है बेटा, पहला पार्ट है कार्बन इतना खास क्यों है, दूसरा पार्ट होगा कार्बन यौगिकों की दुनिया, और तीसरा और अंतिम पार्ट होगा कार्बनों के रासायनिक गुण और उपयोग। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना ऑफ कार्बन, परमाणु संरचना ऑफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, या कार्बन का कार्बन की परमाणु संरचना। यदि ये सब चीजें विजुअल नहीं है तो ये k ऑर्बिटल है, ये l है, ये m है। क्या होते हैं k l m ऑर्बिटल, इसे जानने के लिए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है बेटा, समझना है, यहाँ केवल आपको समझना है। बेटा क्या होता है समझना, कि हमने क्या सीखा है कक्षा 9वीं में, हमने सीखा है कि हर एक पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु, परमाणु के केंद्र भाग पर नाभिक केंद्रित होता है। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा आपने। और नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा कौन लगाता है बेटा, नाभिक की, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कौन लगाता है नाभिक की परिक्रमा, नाभिक की परिक्रमा लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा लगाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों के आधार पर किया जाता है। जैसे पहले कक्षक को बोला जाता है k, और यहाँ हम n बराबर क्या मानते हैं, 1। n बराबर बेटा क्या मानते हैं, 1। ये पहला कक्षक है तो इसे k नाम दिया जाता है, n बराबर क्या माना जाता है, 1। क्लियर है ना बात, n बराबर क्या माना जाता है, 1। तो यहाँ पे यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में 2n² के फॉर्मेशन में होते हैं। किसके फॉर्मेशन में होते हैं, 2n² के फॉर्मेशन में होते हैं। बेटा यदि हम n की जगह 1 रख दें, n की जगह क्या रख दें, 1, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, मतलब बेटा के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा के कक्षक में, के कक्षक में भरे जा सकते हैं मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रारंभिक देखिए के में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं के में। अब यदि हम देखिए, हमने पहला वाला कक्ष तो ले लिया, अब यदि हम दूसरे कक्ष की बात करें, समझना बात को, अगर हम दूसरे वाले कक्ष की बात करें तो हम यहाँ क्या मानेंगे, दूसरे कक्ष को मानते हैं एल, और एल में बेटा एन बराबर क्या हो जाएगा, 2। एल के लिए जो है एन दूसरा कक्ष है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एन बराबर 2 रखे तो बेटा फॉर्मूला क्या है, 2n², तो बराबर करके क्या होगा, 2 गुणा 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। आपने सुना होगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, आपने सुना होगा कि संयोजकता को निकालने के लिए अष्टकों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो जो अष्टक है वो क्या है, यही है बेटा अष्टक। समझना बात को, यही क्या है, अष्टक है। आई बात समझ में कि नहीं है, यही है अष्टक। अब मैंने ये सब क्यों कराया, समझना, जो कार्बन है बेटा, जो कार्बन है, कार्बन का यदि हम बात करें कार्बन के परमाणु संख्या की,
जिन बच्चों को परमाणु संख्या नहीं पता है, जिन बच्चों को परमाणु संख्या नहीं पता है, वो इतना मान लें या इतना सुन लें कि पदार्थ की बेटा सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। और परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। तो क्या सर कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन होते हैं? बिल्कुल सर। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके के कक्षक में चले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बेटा देखना, कहां चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में चले जाएंगे? कौन से में चले जाएंगे? के कक्षक में। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए के कक्षक में? 2। यहां आपको विजुअल हो रहा होगा के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं? 2। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? बचे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4। लेकिन अगले अष्टक को फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हमारे पास बचे कितने हैं? 4 ही बचे हैं। तो क्या होने वाला है? समझना बात को। जो एल कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की जगह है, ऐसे समझ लो। अभी मैं sp2 में भी आपको निकलवा दूंगा, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है? फुलफिल है, और 4 इलेक्ट्रॉनों की जगह क्या है? खाली है। यही खाली जगह कार्बन को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। ठीक है बेटा। आपने एक टर्म पढ़ी होगी संयोजकता। क्या टर्म पढ़ी होगी आपने? संयोजकता। आपको संयोजकता समझाने के लिए मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूं, मैं एक और तत्व ले रहा हूं। लाइक उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, जिसकी परमाणु संख्या है 8। आपका इस ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन संयोजकता समझने के लिए बहुत जरूरी। बेटा समझना, इसके पहले वाले कक्ष में के में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2। अब के में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बेटा 2 चले गए तो बचे कितने? 6। कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या बच जाएगी? जगह खाली। देखो यहां दिख रहा है, देखो यहां देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल है, 2 की जगह खाली है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या करेगा? यदि ऑक्सीजन को अपना एल अष्टक पूरी तरह खाली करना है, देखिए स्थिर अवस्था या स्टेबल कंडीशन किसी भी एलिमेंट के लिए 2 होती हैं, या तो पूरे भर लो या फिर पूरे खाली कर दो। बात समझ में आई ना? यहां ऑक्सीजन के पास 2 विकल्प है, या तो फुलफिल कर लो, जितनी जगह है इलेक्ट्रॉन की सब इलेक्ट्रॉन भर लो, या फिर क्या करना है? या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी खाली जगह है उनमें इलेक्ट्रॉन भर लो, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में है उन सब इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो? डोनेट कर दो। क्या कर दो? उन्हें डोनेट कर दो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है? यदि ये खाली करने पे आ जाए, समझना बात, यदि ये खाली करने पे आ जाए तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन खाली करने? बेटा इसे इलेक्ट्रॉन खाली करने हैं 6। और यदि ये ग्रहण करने पे आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन में बात बन जाएगी। यदि ये अपने यदि ये अपने देगा ना तो 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो कौन सा इसके लिए फायदे का सौदा है? कौन सा फायदे का सौदा है? 6 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना? बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसके लिए फायदे का सौदा है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 2। समझ में ही? मैं ये नहीं बोल सकता कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या ग्रहण करना उसी समय की परिस्थिति के अनुसार, उसे हम संयोजकता बोलते हैं। ठीक है बेटा। यदि बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं तो ग्रहण करना संयोजकता हो गया। यदि 3 भरे हैं 5 खाली है तो फिर जो भरे हैं ना उन्हें खाली करके कोई भी तत्व एक स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ
यहाँ हम क्या देखते हैं, हाँ कार्बन को समझते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह, मतलब कार्बन के लिए तो बराबर सौदा हो गया, कोई फायदे घाटे का है ही नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। क्लियर हुई ना भाई बात? 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो कार्बन की बेटा यहां से हमें पता चला है कि कार्बन की जो संयोजकता है, क्या है बेटा? संयोजकता वो कितनी है? कार्बन की संयोजकता है 4। पेपर में एज इट इज पूछ लेते हैं, एक अंकीय प्रश्न में, कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। क्लियर हुई ना बात? उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, समझते हैं। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सर, अभी बताया मैंने। कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन? 4। इससे 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना होता है, यही तो मैंने बताया था। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब यदि इसके कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्या करता? क्या करता? 3 ग्रहण कर लेता, बिकॉज ग्रहण करना इसके लिए लाभदायक होता। यदि इसके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 5 ग्रहण नहीं करने जाता, उन 3 को क्या कर देता? त्याग देता। क्लियर हुई ना बात? इसे 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना होता है, इसलिए यह साझेदारी या शेयरिंग कहलाती है, या शेयरिंग करता है। सबसे ज्यादा क्या करता है बेटा? ये साझेदारी या शेयरिंग। क्यों करता है बेटा? क्योंकि इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जो संयोजकता है, संयोजकता पर बने आबंध को क्या कहेंगे? सहसंयोजी आबंध। क्लियर हुई ना बात? कैसे समझ सकते हैं सर इसे? समझ लो ये कार्बन है। क्या है बेटा? ये कार्बन दिख रहा होगा। अब इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों डायरेक्शन में रखें। हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, बात को समझना। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 1। अब एक हाइड्रोजन इससे यहां जुड़ सकता है, एक यहां और एक ऐसे करके ये खुद को क्या कर सकते हैं? फुलफिल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कार्बन मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ साझेदारी की। कार्बन मॉलिक्यूल ने खुद के बाहरी कोष को फुलफिल करने के लिए, खुद के बाहरी कोष को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की जगह और कुछ भी हो सकता है, सीधी सीधी बात है। तो कार्बन जब अपने बाहरी अष्टक को पूरा करने के लिए साझेदारी करे, उसी साझेदारी के लिए वो जो आबंध बनाएगा उसे कहेंगे सहसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे बच्चा? सहसंयोजी आबंध। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। क्या? कार्बन की बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 4 ही ग्रहण करने होते हैं और 4 ही त्यागने होते हैं। तो 4 ग्रहण करना या 4 त्यागने के बिहाफ पे उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है बेटा? 4। क्लियर हुई ना बात? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। क्लियर हुई ना बात? चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप मेरे साथ इस जर्नी से जुड़ के मेरा मेरा सहयोग पाके या मुझे सहयोग देके, स्पेशली अभ्युदय बैच से जुड़ के आप अपना फायदा कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, यदि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने क्लासमेट्स तक इसे भेज दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिए पीछे वाली स्लाइड देखते हैं। कार्बन की 2 सुपर पावर। ठीक है बेटा, हर किसी में सुपर पावर होती है, आप में भी है। आप इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आपकी सुपर पावर है। ठीक है, समझ रहे हो? चीजें एक दिन में नहीं बदलती हैं, लेकिन एक दिन जरूर बदलती हैं। ठीक है, ऐसे ही जुटे रहिए। ठीक है, हौसला मत हारिए। चीजें एक दिन में नहीं बदलेंगी, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाएंगी। ठीक है बेटा, 2 सुपर पावर पढ़ते हैं।
चतुसंयोजकता मतलब बेटा टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है। यदि कार्बन को संतुष्ट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मैंडेटरी है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं बेटा। 4 हाथ का मतलब क्या है? सुपर पावर। मेरे देखो 2 ही हैं कि नहीं? कार्बन के 4 होते हैं और चारों हाथ से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? साझेदारी। कार्बन में दूसरे परमाणुओं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, श्रृंखलन। सुना है कि नहीं? श्रृंखलन में क्या करता है? कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ता है, उससे अन्य कार्बन, उससे अन्य कार्बन, उससे अन्य कार्बन, एक लंबी श्रृंखला। जिसे हम क्या कहते हैं? एक लंबी श्रृंखला को श्रृंखलन क्षमता कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक ही कार्बन पर अंदाज अलग अलग। कार्बन क्या है भाई? कार्बन डबल रोल भी कर देता है। कैसे कर देता है? सेम कार्बन मॉलिक्यूल दो अलग अलग प्रकार से बिहेव कर सकते हैं। सर कैसे? देखते हैं। चलिए, आपने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में सुना होगा, उम्मीद है जरूर सुना होगा। ठीक है बेटा, क्या होता है हीरा और ग्रेफाइट? ये जो हीरा है और ये जो ग्रेफाइट है, ये दोनों कार्बन के ही अपर रूप है। इनका निर्माण कार्बन मॉलिक्यूल से ही होता है। बट होता क्या है, अब इसमें ऑब्वियसली जो अपना हीरा है वो 3D है, मतलब उसमें कार्बन मॉलिक्यूल एक 3D शेप में, एक 3D शेप में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। किसमें बेटा? 3D शेप में। तो 3D शेप के कारण ये हीरे का निर्माण करता है। अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी हो ऐसे, समझ रहे हो? अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी हो, कैसे? ऐसे देखो, अब ये दोनों लेयर आपस में चिपक जाएंगी। यदि ये लेयरिंग ऐसी है तो ये निर्माण करते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है बेटा, अब इन्हें थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो धातु है, धातु के प्रोस्पेक्टर से भी महत्वपूर्ण है, बिकॉज दोनों धातु हैं। हीरा सर्वोत्तम कठोर अधातु है और ग्रेफाइट विद्युत की चालक अधातु है। ठीक है बेटा, देखते हैं। चलिए, संरचना कठोर 3D जाल। कठोर 3D जाल, यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैंने कहा था। ये 3D जाल कठोर 3D जाल में होते हैं और ये होते हैं परतदार। सबसे कठोर, मुलायम और चिकना। कुचालक होते हैं, ये सुचालक होते हैं। आभूषण बनाए जाते हैं और इससे क्या बनाया जाता है? पेंसिल, HB पेंसिल। ठीक है बेटा, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये है चैप्टर का भाग 2, कार्बन यौगिकों की दुनिया। कार्बन का भी एक परम मित्र है। जैसे हम लोगों के होते हैं ना, एक कोई ना कोई तो परम सखा होता है, ऐसे ही बेटा कार्बन का एक परम सखा है। पूरे आवर्त सारणी में एक ऐसा परम सखा है कार्बन का कि कोई उससे जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो हर जगह कार्बन के साथ आपको दिख ही जाएगा। बिल्कुल बेटा, आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? हाइड्रोजन की। कार्बन अपने सबसे ज्यादा यौगिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? कार्बन का परम सखा है। जी हाँ, हाइड्रोजन की बैलेंसी याद रखनी पड़ेगी। संयोजकता कितनी है? 1। संयोजकता कितनी है? 1। मतलब एक कार्बन को, यदि एक कार्बन की संयोजकता को फुलफिल करना है, ठीक है, सीधे तौर पे जितना अभी हमने पढ़ा है उस हिसाब से, तो एक कार्बन को फुलफिल करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए बच्चा? 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। चलिए देखते हैं। अब देखना बेटा बात, अब यहाँ पे बात थोड़ी सी उलझ सकती है यदि आपका कंसंट्रेशन, आपने ढंग से कंसंट्रेट नहीं किया। यहाँ तो यहाँ की क्या कह रहे हैं? एक होते हैं बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे लिखा भी है, इसमें एल्केन, इसमें एल्कीन, एल्काइन। आगे भी मैं बताऊंगा क्या होता है एल्केन, क्या होता है एल्कीन और क्या होता है एल्काइन। बेटा देखना, एक बात बताओ, ठीक है, यदि 2 कार्बन है तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे, एक इससे और एक क्लियरली जुड़ेंगे कि नहीं? बेटा इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है सर? सी सर 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6, C2H6। और C2H6 में ना C को किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए मैं एक स्टोरी लेता हूं। मान लीजिए आप क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, आप बाजार या मेला में घूमने जाते हैं, आपके घर वालों ने बेटा आपको पैसे दिए,
200 रुपए। कितने रुपए पैसे दिए बेटा? 200 रुपए। आप क्रिकेट के चूंकि शौकीन व्यक्ति हैं, तो आप उन 200 रुपए से क्या खरीदना चाहते हैं? क्या खरीदना चाहते हैं उन 200 रुपए का? आप खरीदना चाहते हैं बेटा क्रिकेट बैट। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्रिकेट बैट। आप बाजार में गए, आप मेले में गए, आपने जो क्रिकेट बैट देखा, उस क्रिकेट बैट की कीमत थी 250 रुपए जो आपको पसंद, लेकिन उससे एक हल्की क्वालिटी में 200 रुपए में भी था। समझना बात को। एक 200 रुपए में भी था, लेकिन वो हल्की क्वालिटी का था, आपको पता चल रहा है वो हल्की क्वालिटी का है, ठीक है। लेकिन बेटा एक 250 रुपए का था जो बढ़िया क्वालिटी का था। अब आपके पास दो ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? या तो आप उसे खरीदे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। यदि आप क्रिकेट के बड़े ही प्रेमी व्यक्ति हैं, तो आप उसे खरीदेंगे जरूर। तो आप क्या करेंगे? 250 वाला ना लेके 200 रुपए वाला क्रिकेट बैट लेके आ जाए। क्लियर हुई ना बात? मतलब आपने क्रिकेट बैट भी लिया, आपके पैसे भी गए, लेकिन संतुष्टि आपको नहीं मिली। समझ रहे हैं ना? अब बाजार से एक दूसरा लड़का अगर आए 250 रुपए वाला बैट लेके, वो बोल दे लो एक काम ले रहे हैं, हम एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो तुम आप क्या कहेंगे? आपका क्या रिप्लाई होगा? अरे मजा आ गया। समझ रहे हो ना? ऐसे ही बेटा इसमें कार्बन ने क्या कहा? इसमें कार्बन ने 250 रुपए वाला बैट खरीद लिया, मतलब इसमें वो संतुष्ट है। उसे जो 4 संयोजकता चाहिए थी उसकी फुलफिल हो गई, संतुष्ट है। इस वजह से इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगली स्लाइड पे से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था? दो कार्बन और दोनों कार्बनों से जुड़े हुए, ठीक है, दो कार्बन दोनों कार्बनों से। अब और क्या हो सकता है कि इन पे ना केवल दो दो हाइड्रोजन जुड़े हो। अब तो बेटा बात फंस गई ना। यहाँ 250 रुपए वाला तो केस सलट ही गया। यहाँ एक बात उलझ गई। बात क्या उलझ गई? कार्बन को अपनी संयोजकता फुलफिल करनी ही है, समझ रहे हैं ना बात, लेकिन हाइड्रोजन इनफ नहीं है, सफिशिएंट हाइड्रोजन है नहीं। देखना, इसका पहला बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा। मतलब बेटा इन्हें एक बॉन्ड और बढ़ाना है और बनाना है। किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन से। इसका ऑलरेडी एक बैलेंस ही है, बेचारे से कैसे बना लेंगे? उसके पास तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभावना ही नहीं है आवर्त के हिसाब से उसके पास। तो क्या होगा? अब कार्बन अगले कार्बन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, द्विबंध आबंध बनाएगा, और द्विबंध आबंध से बने यौगिक को कहेंगे बेटा, द्विबंध आबंध से बने हाइड्रोकार्बन को कहेंगे क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात दिमाग के अंदर तक पहुंची या नहीं, है बताइए? क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या सर द्विबंध वाले को ही बोलेंगे? नहीं बेटा, द्विबंध और त्रिबंध, sp2 संकरण और sp2 संकरण। अभी तो अपन ने द्विबंध समझाया जो एल्कीन है, एल्काइन समझना बाकी है। चलते हैं फिर अगले स्लाइड की, ठीक है। अब आपके पास 150 रुपए ही रह गए, ठीक है, समझना बात को। मतलब आपके पास दो सी है और दो एच, एक बैलेंसी दो बैलेंसी, एक बैलेंसी दो बैलेंसी। मतलब बेटा एक कार्बन को बैलेंसी फुलफिल करने के लिए 4 चाहिए, आप 2 ही दे रहे हैं, आप आधा ही कर रहे हैं। तो अब कार्बन क्या करेगा बेचारा? दो कार्बन है ना, दोनों दुखी हैं, समझ रहे हो? दो दुखी व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बन ही जाते हैं, ये भी बन जाएगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ त्रिबंध आबंध, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये है बेटा एल्कीन स्ट्रक्चर, एल्कीन स्ट्रक्चर, और ये है एल्काइन स्ट्रक्चर। एल्कीन एंड अल्काइन बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन दोनों बेटा कैसे हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज एल्केन। एल्केन मतलब सर सिंगल बॉन्ड, एकल बंध आबंध, उसे कोई दुख नहीं है, उसे नहीं है टेंशन। अरे ठीक है लेके आओ, मुझे क्या है, मेरा तो फुलफिल है ना। अब इनके साथ क्या होगा? हाइड्रोजनाइजेशन या हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा होगा। ये क्या करेंगे? जैसे ही इनके पास हाइड्रोजन आएगा, ये लपक के उसे पकड़, अरे भैया बड़े दुखी हैं हम, तुम्हारा ही इंतजार था, ठीक है भैया हमने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, हाँ ये साला कार्बन के साथ बैठे रहे हम, हाँ मूड खराब कर दिया इसने मेरा। ये जैसे ही हाइड्रोजन आएगा, ये तुरंत अपना कार्बन बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन से,
इसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, जो आपके टॉपिक में है, जहां असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन एक अतिरिक्त हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपना द्विबंध और त्रिबंध को तोड़ देता है, अपने एग्रीमेंट को छोड़ देता है, कार्बन को बीच राह में छोड़ देता है और हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है। बिकॉज हाइड्रोजन इसका क्या है बेटा, परम सखा। इसे ज्यादा सेटल्ड होना है, जीवन में आप लोगों को भी पढ़ के सेटल्ड होना है ना, इसे भी ज्यादा सेटल्ड होना है। द्विबंध और त्रिबंध में इतना सेटल्ड नहीं हो सकता है जितना ही एकल बंध में होगा। क्लियर है बात? क्या समझे? समझ में ये आया सर? अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध बनेंगे तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, बिकॉज उसे नीड नहीं है यार कुछ भी लाओ, मुझे आवश्यकता क्या ही है। ठीक है, अगर द्विबंध और त्रिबंध बनेगा तो बन नहीं रहा है, बेचारा कार्बन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है एक अन्य कार्बन के साथ। ठीक है, अब जैसे ही उसे हाइड्रोजन भैया दिखेंगे दूर से, अरे भैया आपका इंतजार था, ये कार्बन ने तो मूड खराब कर दिया, ये अरे मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता था, होता है ना। और वो तुरंत किसके साथ चला जाएगा, अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ। इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अगले चैप्टर में इसकी डेफिनेशंस वगैरह को देखेंगे। चलिए अगली स्लाइड। हाँ, प्रीवियस स्लाइड को देखते हैं कि ये जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें केवल एकल बंध होते हैं, ये बहुत स्थिर होते हैं। कार्बन ये सब प्रपंच कर ही क्यों रहा है, स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्थिरता पाने के लिए। इनमें त्रिबंध होते हैं या विक्रियाशील होते हैं। बेटा जो मैंने देखा है ना, अभी घर से निकलो और पेट भर के नहीं निकलो तो ये देखो घर, ये पानी पूरी का ठेला, ये चाट, ये वो, और घर से अगर यहाँ तक, समझ रहे हो ना, यहाँ तक फुल करके चलो, अरे यार क्या यार, ये मतलब लोग कितने गंदे हैं, पानी पूरी पीते हैं, बताओ है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, समझ रहे हो ना। हाँ, ऐसा ही है कार्बन के साथ, ये अभिक्रियाशील उतना नहीं रहेगा। क्यों? अरे भैया असंतुष्ट है भैया अपने, आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब इसे क्या दिक्कत है, समझना बात को, इसे क्या दिक्कत है, बेचारे को हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन के साथ मजबूरी में बैठा है। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा ये बॉन्ड तोड़ देगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, समझते हैं इसे। बेटा इनके नाम कैसे करते हैं, अरे बड़ा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी आज ही इसी वीडियो में हम सीख लेते हैं। ठीक है, नामकरण कैसे किया जाता है, समझ रहे? बहुत जरूरी है, नाम शेर सिंह, और पता पड़ा कि इतना बड़ा एक छोटा सा पप्पी उसके पीछे पड़ गया, शेर सिंह दौड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका नाम इसके व्यवहार के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा नाम में दो प्रकार के शब्द होते हैं। आपने जैसे रमेश पढ़ा होगा, रमेश, हालांकि मैं इसे केवल समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ये क्या होता है, रम प्लस ईस, ऐसे ही होता है शायद। इसमें एक वर्ड आगे की तरफ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, प्रत्यय, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्लियर है ना बात? तो बेटा यहाँ पे दो नियम है, मतलब दोनों, एक डिसाइड करेगा, वर्ड रूट डिसाइड करेगा हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट ये डिसाइड करेगा, सफिक्स कौन डिसाइड करेगा, बॉन्ड। अब बॉन्ड तो अभी पढ़ा था, अगर एकल बंध आबंध है सर तो एल्केन, द्विबंध आबंध है तो एल्कीन, और त्रिबंध आबंध है तो अपने एल्काइन भैया आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए बताइए, अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को अभी की अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा इसके दो नियम है, पहले हमें कार्बन की गिनती करनी पड़ेगी कि एक का यौगिक में कितने कार्बन है। लाइक मैं देखो, मैं यहाँ समझा रहा हूं कैसे करना है। ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच। तो सबसे पहले कार्बन की गिनती करेंगे, कार्बन भैया तो एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी एच। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं, सी, सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 और एच, कितने कार्बन है, दो, कितने हाइड्रोजन है, 6। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है, हमें सबसे पहले काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे हम इनका नामकरण क्या करेंगे, देखिए, यदि कार्बन एक है तो नाम के आगे क्या लगेगा बेटा, मैथ। समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, ये जो है इसमें एक कार्बन है, इसके नाम के आगे मैथ लगेगा। उसके बाद ये एल्केन का हिस्सा भी पढ़ा था ना, एल्केन का हिस्सा है, सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो एल्केन के पीछे का एल ले लेंगे, तो मैथ प्लस एन बराबर इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चा,
मेथेन। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझते हैं बेटा, कार्बन की गिनती करते हैं। कार्बन की गिनती मैंने इस फॉर्मूला में की, एक ही कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। देखना है एक कार्बन का नामकरण क्या है। एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पैंट और 6 को एक्स। ठीक है, ऐसे करके इसे बोलते हैं हेप्ट और ऑक्ट तक याद कर लीजिए आप। क्लियर है बात? यदि एक है तो इसे मैथ बोलेंगे। एक के अलावा नियम नंबर दूसरा क्या कह रहा था जो अनुलग्न है, जो आबंध है, वो इसके नाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आबंध है? एकल आबंध है ना बेटा। कौन सा आबंध है? एकल आबंध है। अब यदि यहाँ एकल आबंध है तो ये एल्केन है, और एल्केन है, एल्क एन, एल्क एन, एल्केन नहीं, एल्क एन। मतलब एल्केन को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे क्या पढ़ सकते हैं इसे? एल्क प्लस एन पढ़ सकते हैं कि नहीं बताइए? क्या पढ़ सकते हैं बेटा? एल्क प्लस एन। तो ये एन उठाइए, ये मैथ उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, मेथेन हो जाएगा। क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे वाले को। भैया C2 है, C2 C2 C2, मैथेथ मैथेथ। क्या है इसका नाम? क्या है? एथ। ठीक है, C2 है तो एथ। बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। बाकी देखते हैं, अब अगली स्लाइड पे ही बना के इन्हें देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, H H H एंड H। क्लियर है ना? कितनी CN? 2। कितनी CN? 2। ठीक है, कार्बन 2 हो गया। H कितने हैं? H भी 2 है। तो बेटा बीच में बंद कौन सा बन रहा है ये भी देख लेना। द्विबंध आबंध, और सफिक्स के लिए आबंध देखना पड़ता है। तो द्विबंध आबंध किसके अंदर बन रहा था? अभी मैंने समझाया था, कौन था वो? एल्कीन। कौन था बेटा? एल्कीन। एल्कीन, 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 एल्कीन। जस्ट एल्केन में एन निकाला था ना, वैसे एल्कीन में क्या निकाल लेंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? C2 है तो क्या लेंगे इसका? एथ। एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा बेटा? एथीन। समझ में आई बात की नहीं? बताइए, समझ में आई? बिल्कुल। ऐसे ही हम इसके आगे तक नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी नामकरण कर लेते। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो C2H2। ठीक है, क्या है बेटा? एल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के अंदर बनते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर बनते हैं? एल्काइन के अंदर ही ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 है तो क्या बन जाएगा? एल्काइन, 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 एथाइन, एथाइन। तो क्या बन जाएगा? एथ। क्या बन जाएगा? एथाइन। क्लियर हुई ना बात? बताइए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये एज इट इज डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर। मैं वहां आपको शॉर्ट नोट्स और जो भी जितनी भी बेहतर चीजें हैं, मैं वहां अवेलेबल आपको करवाता रहूंगा। देखिए, ये तो बॉन्ड से आपने पता लगाया। यदि आपको फॉर्मूला वाइज पता लगाना हो तो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं। जो एल्केन है बेटा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? CnH2n+2। क्या होता है? क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर है बात? मतलब बेटा n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हमें मैथ वाली सीरीज प्राप्त होगी। n बराबर 2 रखते हैं तो एथ वाली सीरीज प्राप्त होगी। n बराबर 3 रखते हैं तो प्रोप। n बराबर 4 रखते हैं तो ब्यूट। ठीक है, और इस फॉर्मूला में रखेंगे तो एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्राप्त होंगे। ठीक है, होशियार बच्चे हो तुम लोग, तो वैसे ही समझ में आ रहा है तुम्हें। ठीक है, रख के देख लें। n बराबर 4 रख लेते हैं। चलिए n बराबर 4 क्या होगा बेटा? C4H, 4 2 8 एंड 10। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। C C C C, 4 C। कितने C बेटा? 4 टाइम्स C। कितने H? कितने H? देखते हैं H कितने बेटा। देखिए यहाँ पे 1 H, 2 H, 3 H, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गया? हो गया ना? अब नामकरण कर लो, बड़ा ही सरल है। C4 नहीं कर पाए याद? देखना, C4 को बोलते हैं एथमेथ प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, ब्यूट बोलते हैं, सॉरी। एथमेथ प्रोप और ब्यूट क्या बोलते हैं? C4 को ब्यूट बोलते हैं। तो बेटा ब्यूट एल्केन का हिस्सा है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा?
ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे ही बेटा फॉर्मूला किसका होता है? ऐसे ही फॉर्मूला होता है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें से दो कम कर दो तो CnH2n। तीसरा ऐसे ही फॉर्मूला किसका होता है? एल्काइन का। क्या होता है? CnH2n माइनस। ठीक है बेटा, ये है आपका होमवर्क। आपको होमवर्क में हैक्स तक, हैक्स मतलब जहां C6 तक है, ठीक है, C6 तक आपको क्या निकालना है बेटा? C6 तक के आपको एल्केन निकालने हैं, C6 तक के आपको एल्कीन निकालने हैं, C6 तक के आपको एल्काइन निकालने हैं, और उनकी जो आणविक संरचना और उनके नामकरण आपको करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं ये सभी वीडियो आपको ये जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंतर्गत समझाई है सभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई। ठीक है, यदि बहुत अच्छे से समझ में आया है तो खुल के मेरी तारीफ कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। यदि आपको लगा है कि कहीं दिक्कत है, ठीक है, और बेहतर मैं कर सकता था, और बेहतर आपको समझ में आ सकता था, तो ये था अपने मन तक मत रखना, प्लीज इसे नोट डाउन कर देना कमेंट बॉक्स में। तो जो आपका था है ना उसे है कर देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, ठीक है बेटा, चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। हाँ, अगली स्लाइड पे इनके अनुलग्नक वगैरह हैं, देखना। एकल बंध अगर ये बनाएंगे तो एल्केन बनेंगे, एन जुड़ेगा। द्विबंध बनाएंगे एल्कीन, इन जुड़ेगा। त्रिबंध बनाएंगे एल्काइन, आइन जुड़ेगा। ये सभी बातें अभी तो डिस्कस ही की थी हमने। ठीक है, वही सब पॉइंट। आई बात समझ में कि नहीं? बेटा लेक्चर नंबर 1 बेसिक को हम यही करेंगे आज समाप्त। उम्मीद कर रहा हूं ये सब बातें बड़ी अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा भी समझ में आया है तो बहुत बहुत समझ में आने लगेगा। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए एसएमसी विद्यावर्ष से, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एजुकेशन में रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के करना क्या है आपको? आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना है, लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, जबरदस्त रहें। ठीक है, जय हिंद।